स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है ईरान के बारे में। यूएस की फोर्सेज ने ईरान के वहाँ पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन को कैरी आउट किया। अर्लियर फेज के अंदर में यूएस के जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उन्होंने इजेक्ट किया था ईरान के टेरिटरी के अंदर में, क्योंकि उनके प्लेन को सूट है वो कर दिया गया था। तो स्टूडेंट, जब भी दो कंट्री हैं वो कन्फ्लिक्ट सिचुएशन के अंदर में हैं और उस दौरान में एक कंट्री के द्वारा अदर कंट्री के एरिया के अंदर में इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को कैरी आउट करना, अपने जो पर्सनल हैं उनको सक्सेसफुल वे के अंदर में रेस्क्यू करना, वन काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट टास्क है जो कि यूएस की फोर्सेज ने कैरी आउट किया है। क्या फर्स्ट टाइम यूएस की फोर्सेज ने ऐसा कोई ऑपरेशन किया ईरान के वहाँ पे? तो 1979 का जब ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था तो यूएस का जो एम्बेसी है उसके ऊपर भी अटैक होता है पब्लिक के द्वारा। तो उस दौरान में आप देखिए कि वहाँ पे वर्क करने वाले जो डिप्लोमेट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्होंने कनेडियन एम्बेसी के वहाँ पे कुछ दिन है वो बिताए थे जो कि यूएस की एम्बेसी से रिलेटेड थे। अगर आप देखिए कि वो पब्लिक के द्वारा उनको कैप्चर कर लिया जाता तो हो सकता है कि उनके अगेंस्ट में जो एट्रोसिटीज़ हैं, जो उनके अगेंस्ट में जो टॉर्चर है वो कैरी आउट होता। तो लेटर फेज के अंदर में यूएस का जो इंटेलिजेंस का जो विंग है जिसको कि हम सीआईए के नाम से जानते हैं, और वहाँ का जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने एक ऑपरेशन को कैरी आउट किया। सभी जो डिप्लोमेट्स हैं, सभी जो वर्कर्स हैं, उनको सक्सेसफुली वहाँ से रेस्क्यू है वो किया गया। स्टूडेंट्स, इस कम्प्लीटली इवेंट की रिगार्डिंग में एक मूवी भी है। मूवी का नाम है आर्गो। तो जब भी आपको समय हो तो उस मूवी को देखना, और अगर आपको इंटरेस्ट हो इस तरीके के इवेंट्स के बारे में, आप देखिए कि जब समय हो तो ही देखना है। ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर के बाद में ही आप इस मूवी को वहाँ पे देखने लगो। अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में ईरान का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ईरान ने मेंशन किया है कि यूएस के कुछ प्लेन्स हैं जिनको कि उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। एग्जाम के पर्पज़ से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए? स्टूडेंट्स, आपको ईरान की कुछ प्लेसेज के बारे में पता होना चाहिए। पर्शियन गल्फ के बारे में हमने काफ़ी दिन से रीड किया है, काफ़ी बार उसके जो आइलैंड हैं जैसे कि खर्ग आइलैंड है, नॉर्दर्न डोम का जो एरिया है जिसको कि साउथ पार्स के नाम से भी जानते हैं, तो उन सभी के बारे में हमने पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बार रीड किया है। आज हम ईरान की कुछ सिटीज़ को यहाँ पे देखेंगे। तो ईरान के अंदर में आप देखिए कि एक तो जो कैपिटल सिटी है जिसको हम तेहरान के नाम से जाना करते हैं, एक न्यूक्लियर साइट के नाम से भी एक सिटी है जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट का जो इस्टेब्लिशमेंट है और क्लेम किया जाता है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको डेवलप किया गया है ईरान के द्वारा। तो सिटी को हम किस नाम से जाना करते हैं? इस्फान उस सिटी का नाम है, इस्फहान उस सिटी का यहाँ पे नेम है। यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कुछ प्लेसेज आपको मेंशन करेगा, ये किस कंट्री के अंदर में सिचुएटेड हैं। पहले यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन है वो एक या दो है वो पूछा करता था। 2023 से आप देखिए कि प्लेसेज इन न्यूज़ के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो इंक्रीज हुए हैं प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। तो इस्पान एक प्लेस का नाम है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको कराज नाम का भी एक शहर है। कराज के अलावा तबरीज है। और काफ़ी बार आप वेटलैंड्स के बारे में, रामसर सिटी के बारे में रीड करते हो कि रामसर कन्वेंशन है, रामसर साइट्स हैं। तो ये जो रामसर कन्वेंशन और साइट्स हैं, ये शहर भी ईरान के ही नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में है जो कि कैस्पियन सी के साथ में अपना एरिया शेयर करता है। और रामसर डे है, जो वेटलैंड डे है, वो हम कब ऑब्जर्व किया करते हैं? 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे को ऑब्जर्व किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेंशन किया गया है तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, उनके एक इंटरव्यू के बारे में। और अब आप देखिए कि तमिलनाडु के अंदर में अपोजिशन का गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिफरेंट पार्टी का है। तो उनके द्वारा कुछ अपोजिशन का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ जो स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको यहाँ पे अपोज किया गया है अपने इंटरव्यू के अंदर में। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट, इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पे मेंशन किया गया। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में क्या पता होना चाहिए? थ्री जो कंट्रीज हैं, हमारे जो थ्री नाइबर कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, वहाँ से आने वाली जो सिक्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर में जो माइनॉरिटी के अंदर में है 6 कम्युनिटीज़, जो इंडिया के अंदर में अगर माइग्रेशन को कैरी आउट करते हैं, एक डेट वहाँ पे डिसाइड किया गया है। जो नेचुरलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है सिटीजनशिप को गेन करने के बारे में, तो उसको वो ऑलरेडी आप देखिए कि 12 ईयर्स हुआ करता था, तो इसको रिड्यूस करके 5 या 6 ईयर है वो किया गया है कि 6 ईयर तक अगर आपका इंडिया के अंदर में प्रेजेंस है तो आपको सिटीजनशिप ग्रांट कर दिया जाएगा। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। तमिलनाडु के वहाँ पे भी क्या किसी अदर कंट्री से लोग आए हैं? जैसे स्टूडेंट, जब श्रीलंका के वहाँ पे सिविल वॉर का सिचुएशन था, तो जो तमिलियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने माइग्रेशन को कैरी आउट किया था, और उन लोगों को यहाँ पे जो सिटीजनशिप का जो राइट है वो नहीं मिला है इस एक्ट के थ्रू में।
सेकंड अगर हम रीड करें FCRA के बारे में है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में अंडर में आया करता है। कोई भी फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आता है तो उस कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है समय समय पे जो कानून है वो लेके आता है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस वो यहाँ पे लगाए जाते हैं कि जो भी पैसा यहाँ पे किसी NGO को आया है 50% के आसपास पैसा है वो आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क के अंदर में स्पेंड करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी अपना जो एक्टिविटी अपना कोई मैंडेट है उसी को आप यहाँ पे कैरी आउट करो और इंडिया के अगेंस्ट में जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई यहाँ पे ऑपरेशंस को आप यहाँ पे करो। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा जो जो NGOज का ये जो प्रोटेस्ट हुआ करता है कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में, तो IB का जो रिपोर्ट बताता है कि 2% ऑफ GDP है उसका आप देखिए कि हमारे यहाँ पे डिक्लाइन हुआ करता है, क्योंकि काफ़ी बार जो प्रोजेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट्स को आप देखिए कि रोक दिया करते हैं उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट को कैरी आउट करते हुए। सेकंड यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो हिंदी इम्पोज के बारे में है, कल भी हमने रीड किया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हिंदी है उसको एज एक लैंग्वेज के रूप से यहाँ पे स्कूल एजुकेशन के अंदर में यूज करना चाहता है, जिसको कि तमिलनाडु है वो अपोज करता है। और तमिलनाडु आप देखिए कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपोज नहीं हुआ है 1937-38 के समय में ईवी रामास्वामी जो हमारे पेरियार जो हुआ करते थे 37 से लेकर 40 का वो समय है। सी राजगोपालाचारी और रामास्वामी जो हैं उनके बिटवीन में एक डिफरेंसेस थे हिंदी के इम्पोज के बारे में, जिसको अपोज करता है तमिलनाडु के वहाँ पे। उदय स्कीम के बारे में भी है जो कि हमारे डिस्कॉम सेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से है, डिस्कॉम्स का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको रिव्यू किया जा सके, उसको यहाँ पे रिवाइवल किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपोजिशन का जो पार्टीज हैं उनका आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जैसे डिलिमिटेशन कमीशन के बाद में लोकसभा का सीट्स इंक्रीज होगा उसके पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे फोर्सेज का एक ऑपरेशन हुआ है, ये भी एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। पता क्या होना चाहिए, एक तो आपको WHAM नाम का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में पता होना चाहिए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज सिविलियन पर्सनस को अपना जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए अपना जो आप देखिए कि सिंपैथी है या जो जो कनेक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए विनिंग हार्ट एंड माइंड का जो इनिशिएटिव है उनको कैरी आउट करते हैं। GS पेपर 3rd के अंदर में आप इसको यूज कर सकते हो। बांग्लादेश के साथ में हमारा जो बॉर्डर एरिया है वो 4096 किलोमीटर का एरिया है, बट कुछ ऐसा भी एरिया है जहाँ से रिवर फ्लो करता है। प्रॉपर वे के अंदर में जो फेंसिंग है, प्रॉपर वे के अंदर में जो बॉर्डर है उसको डिमार्केट नहीं किया जा सकता, तो उस एरिया के अंदर में सिक्योरिटी फोर्सेज जो BSF वहाँ पे सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। स्नेक्स जो हमारे रेप्टाइल्स हैं जिसमें स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, उनको यूज कर सकता है। कंसर्न क्या है इनका यूज करने के बारे में, कंसर्न ये है कि जो लोकल कम्युनिटी है वो भी काफ़ी रहता है उन बॉर्डर एरिया के अंदर में, तो कहीं लोकल कम्युनिटी को यहाँ पे इम्पैक्ट ना हो। 4096 का ये जो किलोमीटर का बॉर्डर है क्या हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट बॉर्डर है वर्ल्ड के अंदर में किन्हीं भी 2 कंट्रीज के बिटवीन में, तो फर्स्ट नहीं है स्टूडेंट्स। इसके बारे में UPSC ने अभी 2024 में क्वेश्चन आपसे पूछा था कि US और कनाडा का फर्स्ट है, इंडिया का जो है वो 5th लार्जेस्ट है, इंडिया का 5th लार्जेस्ट है। सेकंड अगर हम बात करें हमारे कुछ वर्कर्स के माइग्रेशन के बारे में है कि LPG नहीं मिलने की वजह से उनका माइग्रेशन है वो हुआ है। डिस्टर्बेंस आप देखिए कि LPG की सप्लाई के अंदर में हुआ है, बेसिकली वेस्ट एशिया से आया करता है। डिस्टर्बेंस इस वजह से हुआ कि वहाँ पे वॉर का सिचुएशन है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जिसके ऊपर ईरान ने अपना कंट्रोल सेटअप किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ईरान के साथ में LPG सप्लाई के लिए एक बार्टर सिस्टम है उसको यूज किया जाए कि हमारी अथॉरिटी जो ईरान की डिमांड का जो थिंग्स हैं उनको वहाँ पे सप्लाई करें, ईरान हमें जो ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई है उसको यहाँ पे कैरी आउट करे। तो बार्टर सिस्टम के बारे में भी आज के न्यूज़पेपर के अंदर में था। ईरान ने हमारे कुछ जो प्लेन्स जो जो शिप्स हैं उनको अलाउ भी किया है, आप देखिए कि कुछ शिप्स पिछले कुछ समय में आए भी हैं। हमारे यहाँ पे स्ट्रेटजिक जो रिजर्व्स भी सिचुएटेड हैं, पेट्रोलियम रिजर्व हैं, स्पेशली पेट्रोलियम सेक्टर के बारे में। गैस के जो रिजर्व हैं वो लार्जर नहीं है हमारे पास में। सेकंड अगर हम बात करें कर्नाटका के बारे में है, कर्नाटका के वहाँ पे आप देखिए कि ट्रैकिंग के लिए एक जो जो कॉरपोरेट वर्क के अंदर कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले जो पर्सनल हैं वो जाते हैं और ट्रैकिंग के अंदर में उनका जो लॉस होता है तो वो कम्प्लीटली उन्होंने 4 डेज है उसी हिली एरिया के अंदर में, फॉरेस्ट एरिया के अंदर में बिताए थे। कर्नाटका का ये कौन सा एरिया है, कुर्ग का एरिया है, जिसको कि कोडागू के नाम से भी जाना करते हैं, कोडागू इसको जाना करते हैं। वहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी रहा करती है
कुडिया नाम से कुडिका नाम से एक ट्राइबल कम्युनिटी है, कुडिया नाम से एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो इस एरिया में रहती है। ब्रह्मगिरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका ये पार्ट है जहाँ पे ये ट्रैकिंग के लिए गए थे, और आप देखिए कि वहाँ से फिर इनको अब रेस्क्यू है वो किया गया है। जूट के बारे में है, जूट आप देखिए कि हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे लार्जर वे में प्रोड्यूस होता है। वर्ल्ड का अगर हम जूट के बारे में देखें तो 60% का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर में ही हुआ करता है। इंडिया में कौन सा स्टेट है जो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेस्ट बंगाल। सेकेंड यहाँ पे बिहार के बारे में है, बिहार में समस्तीपुर है, वहाँ पे एक जूट का फैक्ट्री हुआ करता था, अब वहाँ पे वर्क नहीं होता है तो उसके बारे में मेंशन किया गया। बिहार आप देखिए कि 9% के आसपास हमारी कंट्री का जूट प्रोडक्शन के अंदर में कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जूट के बारे में तो 1987 का एक एक्ट है, जूट पैकेजिंग का जो एक्ट है, जूट पैकेजिंग एक्ट है वो क्या बोलता है? जूट पैकेजिंग एक्ट है वो बोलता ये है कि हमारे यहाँ पे जो 80% हमारे यहाँ पे जो 80% जो हैं, 80% नहीं है, 100% है। 100% जो फूड ग्रेन्स हैं उनका जो अगर पैकेजिंग होगा तो वो जूट के प्रोडक्ट के अंदर में ही होगा, जिससे कि सस्टेनेबल जूट को हम यहाँ पे यूज कर सकें। और 20% जो शुगर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे अगर पैक किया जाएगा तो वो किस में किया जाएगा? जूट के जो जो वहाँ पे जो उनके जो सैक्स बनते हैं, जो बोरे बनते हैं उनके अंदर में। तो ये एक्ट हमारे यहाँ पे बताता है। इसके अलावा आप देखिए कि प्लास्टिक के जो पैकेजिंग बैग्स हैं उनका भी, प्लास्टिक के पैकेजिंग बैग्स का भी यूज है वो इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हेल स्टॉर्म के बारे में है, आप देखिए कि हेल स्टॉर्म है जो पंजाब के वहाँ पे हुए हैं, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ करते हैं। अब उसको क्रॉप को जो डैमेज हुआ उसका यहाँ पे कंपनसेशन है वो प्रोवाइड किया जाए। गिरदावरी इस प्रोसेस को बोला करते हैं। गिरदावरी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर में मैपिंग किया जाता है कहाँ पे किस तरीके से डैमेज हुआ है। बाई इलेक्शन के बारे में है, जब भी आप देखिए कि कोई सीट के ऊपर में वैकेंसी होता है तो विद इन 6 मंथ के अंदर में वहाँ पे वैकेंसी को फुलफिल किया जाए, बाई इलेक्शन को कंडक्ट वो किया जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स प्लास्टिक के बारे में है, तो आप देखिए कि एक प्लास्टिक रूल्स के अंदर में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से एक टर्म है जो आया था 2021 के समय में आता है। इस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में जो परसेंटेज है उसको चेंजेज किए गए थे कि पहले जो प्लास्टिक को प्रोड्यूस करते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वापस से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप से उसको वापस से टेक ओवर किया जाएगा उनके द्वारा। पहले ये जो परसेंटेज है वो 35 था, फिर 70 हुआ, 2025 के समय में 100% कर दिया गया कि जितना भी प्रोडक्ट होगा 100% प्लास्टिक को आपको वापस से लेना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे प्लास्टिक रूल्स के अंदर में कुछ चेंज किए गए हैं, उन्हीं के बारे में ये मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है अमरावती, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया। आंध्र प्रदेश में जो बाइफर्केशन है वो क्यों हुआ था? बाइफर्केशन वहाँ पे इस वजह से हुआ था कि एक एरिया के द्वारा कहा गया कि उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो पॉलिटिकल पावर के अंदर में भी उनका शेयरिंग कम है, डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कम वहाँ पे कैरी आउट होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे आप देखिए कि मूवमेंट चलता है और तेलंगाना एक नया स्टेट है वो क्रिएट किया गया। अभी पहले का गवर्नमेंट ने 3 कैपिटल का फॉर्मूला सजेस्ट किया था कि ऑल 3 एरियाज को हम यहाँ पे प्रमोट करें, वहाँ पे डेवलपमेंट को कैरी आउट करें। तो यहाँ पे इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है वो एक बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी एक स्टेट के अंदर में कि एक रीजन के अंदर में डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ना कैरी आउट हों। एग्जीक्यूटिव ऑफिस के बारे में है, हमारे यहाँ पे क्या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर में किसी तरीके का लिमिटेशन है, कितने नंबर के अंदर ही वो प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म को सर्व कर सकते हैं? तो कोई लिमिटेशन नहीं है। क्या प्रेसिडेंट के बारे में है, प्रेसिडेंट के ऊपर एक कन्वेंशन एग्जिस्ट करता है कि 3 टर्म तक वहाँ पे वो जो पोस्ट है उसको कैरी आउट कर सकते हैं, बट ये कन्वेंशन है, कोई रेगुलेशन नहीं है। आप देखिए वन काइंड ऑफ कन्वेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ स्टेट्स में जैसे कि यूएस के, वहाँ पे आप देखिए कि 2 टर्म है प्रेसिडेंट के, तो यहाँ पे उसी के बारे में मेंशन है। क्या हमारे यहाँ पे किसी तरीके का लिमिटेशन नहीं है कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर में या जो भी पर्सन जो पॉलिटिकल पोस्ट को यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो मिनिस्टर हों या प्राइम मिनिस्टर हों, अब देखिए उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चन आवर के अंदर में, उनसे डिस्कशन के अंदर में उनको आंसर देना होता है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनका रिप्लाई उनको करना होगा। तो ये बेसिक कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स हैं जो कि अकाउंटेबल रखने के टूल हैं वो हुआ करते हैं। चाइना किस तरीके से अपना एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर किया है ईरान के इस वॉर के अंदर में? पहले आप देखिए कि जो मलक्का स्ट्रेट है उसके ऊपर में चाइना डिपेंड करता था, वहाँ पे
जो जो यूएस की फोर्सेज का भी प्रेजेंस था, तो उस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने अपनी जो कनेक्टिविटी है अदर एरिया के अंदर में बूस्ट किया। जैसे कि उनका कनेक्टिविटी कहाँ पे बूस्ट हुआ, सेंट्रल एशिया के अंदर में, रसिया के साथ में, सेंट्रल एशिया है, रसिया है, इनके साथ में कनेक्टिविटी बूस्ट किया। सेकंड, चाइना का खुद के वहाँ पे आप देखिए कि रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रेजेंस है, तो उन्होंने अपना जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर में अपना बूस्ट किया। और पेट्रोलियम के बारे में अगर हम रीड करें तो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं वो भी इनके पास में 120 डेज के हैं। तो 120 डेज के पेट्रोलियम रिजर्व हैं जो भी इनको एक लॉन्ग टर्म के लिए जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ पे जो पेट्रोलियम रिजर्व है उनका जो नंबर्स हैं वो लिटिल बिट कम है। पेट्रोलियम रिजर्व तो हमारे यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं बट वो कम नंबर के ऊपर में है। और किसी मेंबर को आप देखिए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अगर मेंबर बनना है तो 90 डेज के उसके पास में रिजर्व होने चाहिए। हम यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के एसोसिएटेड मेंबर हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बर्ड्स के मूवमेंट के बारे में है कि बर्ड्स का जो मूवमेंट है किसी भी माउंटेन एरिया के अंदर में अप एंड डाउन के रूप से जो होता है वो टेम्परेचर का रोल नहीं है। काफ़ी बार अपने कंपटीटर्स के रिगार्डिंग भी वो मूवमेंट को करते हैं कि किसी अदर एरिया के अंदर में अगर फूड है तो उसके लिए वो मूवमेंट को यहाँ पे किया करते हैं। बर्ड्स के माइग्रेशन के बारे में देखें तो अपना अडेप्टेशन के लिए, अपना बेटर जो कंडीशंस है उसके लिए भी माइग्रेशन किया करते हैं। जैसे कि हम हमारे विंटर सीजन के अंदर में सेंट्रल जो एशिया से काफ़ी सारे बर्ड्स आया करते हैं, साइबेरिया के एरिया से, क्योंकि हमारा जो कंट्री है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के एरिया के अंदर में सिचुएटेड है, इस वजह से भी काफ़ी सारे बर्ड्स हमारे यहाँ पे अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि मिशेल रेबुला का जो इंसिडेंट्स है उसके बारे में है, जो बांग्लादेश के वहाँ पे केसेज आए हैं, कुछ जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस उनका डेथ हुआ है उसके बारे में है। इसराइल के बारे में मेंशन किया गया है, इसराइल ने पैलेस्टीनियन टेरिटरी के वहाँ पे जो अटैक किया था उसके बारे में। फिर आप देखिए कि कुछ सिविलियंस को अरेस्ट किया गया, उनके द्वारा पैलेस्टीनियन विलेज के अंदर में असोल्ट किया गया था। और ये नेपाल के बारे में है, नेपाल के अंदर में एक्स पीएम का जो डिटेंशन है जिसको कि एक्सटेंड किया गया है। फिर आप देखिए कि लेबनान के अंदर में फिर से स्ट्राइक है, कंटिन्यूस अटैक है। ईरान ने भी कुछ अदर कंट्रीज के वहाँ पे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया है, यूएई हो, बहरीन हो या कुवैत हो। दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।